आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच हैं प्रदेश मानवाधिकार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद सिंह जी। आपका इस कार्यक्रम में हम हार्दिक स्वागत करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, कल विश्व मानवाधिकार दिवस है, इसलिए मैंने चाहा कि एक इंटरव्यू, एक पॉडकास्ट आपके साथ फिर हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें कुछ मानवाधिकार से संबंधित प्रश्न हैं हमारे। जी बिल्कुल। उसका उत्तर चाहूंगा आपके द्वारा, चूंकि आप मुखिया हैं संगठन के। एक आदर्श समाज में मानवाधिकार की क्या व्यवस्था होनी चाहिए? सबसे पहले मैं अनुपम जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार मानवाधिकार के मुद्दों पर कहने का तात्पर्य यह है कि मानवाधिकार के मुद्दों को जो व्यक्ति उठा रहा है जी। वो भी अपने में एक बहुत बड़ी शख्सियत है। जी। और पत्रकारिता के फील्ड में रहते हुए अगर कोई ये व्यक्ति अगर इस मुद्दों को समाज के में लाना चाहता है ना, तो मैं तो उसको नमन करता हूँ। धन्यवाद है आपको। और नमन इसलिए भी करता हूँ कि पत्रकारिता आज के समाज की रक्तवाहिनियां हैं, और इन रक्तवाहिनियों के थ्रू अगर हम मानवता की बात को कर पाते हैं ना, तो ये एक निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि हम आपके अंदर समाज को एक दिशा देने का जज्बा है। अब बात होती है कि समाज में मानवाधिकार के मुद्दों को कैसे हम आप संयोजित करते हैं, कैसे हम आप समाज में मानवाधिकार के मुद्दों को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, अगर आप में देखा जाए तो फीलिंग है, आप में इमोशन है, तो निश्चित तौर में उस व्यक्ति के अंदर, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी छोटा व्यक्ति हो, किसी भी तबके का व्यक्ति हो, कहीं का भी पूरे ब्रह्मांड का व्यक्ति हो, तो उसके अंदर मानवाधिकार आता ही आता है। हाँ, ये और बात है कि कुछ लोग मानवाधिकार हनन के मुद्दों पर आंखें बंद कर लेते हैं। तो मैं तो कहता हूं, एक संगठन के मुखिया के नाते, समाज के किसी भी तबके का कोई भी व्यक्ति जहां पर भी है, जैसे लोगों के अधिकारों की बात करना चाह रहा है, जैसे उसको सहयोग कर सकता है, करना चाहिए। अगर ऐसा समाज का हर व्यक्ति, हम तो कहते हैं हर व्यक्ति की अगर ना बात करें, कुछ प्रतिशत भी व्यक्ति अगर सोच लेना, तो हमें लगता है समाज उसी दिन सशक्त हो जाएगा और मानवाधिकार हनन के मुद्दे बहुत ही तेजी से नीचे गिरने लगेंगे। मानवाधिकार की बात लेकर कुछ लोग ये कहते हैं कि जैसे मानवाधिकार की आड़ में राष्ट्रीय सुरक्षा का खिलवाड़ हो रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है। तो क्या राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवाधिकार एक दूसरे के विपरीत ही होते हैं हमेशा? नहीं, जहां तक मेरा मानना है, मानवाधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा एक दूसरे के विपरीत कभी नहीं हो सकते। क्यों? भाई, मानवाधिकार तो मानव होने के नाते मिलते हैं, और मानव होने के नाते ये जो अधिकार मिलते हैं, उस अधिकार में ये बिल्कुल नहीं आता है कि आप दूसरे को नुकसान पहुंचाएं। ये नुकसान दूसरे को आप किस फॉर्म में पहुंचा रहे हैं, धन के फॉर्म रूप में पहुंचा रहे हैं, जन के रूप में पहुंचा रहे हैं, ये मानवाधिकार नहीं है। मानवाधिकार, हमारा ऐसा मानना है, हो सकता है लोगों की राय से अलग हो सकती है, लेकिन एक संगठन के मुखिया होने के नाते, एक भारतवर्ष का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक देशभक्त नागरिक होने के नाते, मैं तो ये मानता हूं कि मानवाधिकार के मुद्दे जो हैं, राष्ट्रीय हित के विपरीत कभी नहीं हो सकते। अगर कोई मानवाधिकार मुद्दा बनाकर
राष्ट्र हित की बात को कटघरे में खड़ा करता है तो मानवाधिकार की बात ही नहीं कर रहा है। जैसा मैंने पहले कहा, मानवाधिकार मानव के होते हैं, मानव से इतर किसी व्यक्ति के नहीं होते। उसको एक हम उदाहरण के रूप में बता सकते हैं। जी सर। अगर कोई व्यक्ति समाज के किसी भी तबके का, किसी भी, उसका हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, अगर वो व्यक्ति सामाजिक द्वेष भाव फैलाना चाह रहा है, समाज में एक डर का माहौल बनाना चाहता है, तो क्या हमें उसके मानवाधिकार की बात करनी चाहिए? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मेरा प्रश्न आपसे ये था कि क्या हमें उस समय उसके मानवाधिकार की बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। देखिए, राष्ट्रहित सर्वोपरि हित है। अगर जिस व्यक्ति के अंदर राष्ट्रहित नहीं है, वो व्यक्ति मानवाधिकार की बात कैसे कर सकता है? जिस राष्ट्र में हम रहते हैं, उस राष्ट्र के हित को अगर हम नहीं देखेंगे, मानवाधिकार किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो सकता है, राष्ट्रहित 140 करोड़ से ज्यादा लोगों के हितों के साथ संयोजित होता है। तो अगर कोई कहता है कि मानवाधिकार के मुद्दे पर हम राष्ट्रीय मुद्दों की बात करेंगे, तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सर्वोपरि राष्ट्रहित, राष्ट्र अधिकार, एंड तब हम मानवाधिकार की बात करेंगे, लेकिन कभी एक दूसरे के विपरीत हो ही नहीं सकते। अच्छा, मेरा अगला प्रश्न है आपसे, क्या गरीबी मानवाधिकारों का उल्लंघन है? हाँ, अगर देखा जाए तो ये आपने बहुत ही कहते हैं ना कि भारी भरकम प्रश्न हमारे ऊपर छोड़ दिया है। जी। देखिए, विचार जो हमेशा लोगों के जी जहन में आता है कि आखिर जो बिलख रहे हैं, जो रो रहे हैं गरीबी से, खाने को नहीं मिलता है, क्या उनका मानवाधिकार नहीं है? इस पर मैंने प्रश्न पूछा है। हाँ, देखिए, हम दोनों तरफ से इस मानवाधिकार के मुद्दों को गरीबी के साथ जोड़ना चाहिए। जैसा आपने कहा है कि एक तबका जो गरीबी में जी रहा है, उसके मानवाधिकार एक बात। दूसरी बात, एक वो तबका जो गरीबी के बाद भी उठकर ऊपर आया है और सिस्टम में बैठा हुआ है, इन दोनों को हम एक एक करके बढ़िया से एक्सप्लेन करना चाहेंगे। देखिए, अगर कोई व्यक्ति गरीब जन्म लेता है या कहीं ऐसे परिवार में जन्म लेता, समाज के ऐसे उसमें जन्म लेता है जो उसके हाथ में नहीं है, वो गरीब पैदा होना हो सकता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम देखा जाता है कि मानवाधिकार हनन होते हैं उसके साथ। क्यों? क्योंकि देखिए, उसके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, उसके पास शिक्षा का हो सकता है वो स्तर ना हो, शिक्षा के साथ साथ उसके पास सामाजिक क्षेत्र में पहुंचने का वो माध्यम ना हो, तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि अगर गरीबी है तो आदमी को बहुत बार मानवाधिकार हनन झेलना पड़ता है। और मैं तो ये भी देखता हूँ समाज में कि गरीबी होने के कारण बहुत से लोग मानवाधिकार हनन होने के बावजूद भी मन को कसूटते हुए रह जाते हैं बेचारे, कुछ उसके अगेंस्ट में नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मजबूरी है। एक मुद्दा ये हुआ। अब दूसरा मुद्दा जो कि आज का सबसे ज्वलंत मुद्दा है और इस पर बहुत सारे लोग बात करने से बचते हैं, वो ये है कि वो गरीब व्यक्ति जो किन्हीं के सहयोग से, अपने प्रयास से, अपनी मेहनत से समाज के एक सिस्टम में, समाज की मुख्य धारा में आ गया है, लेकिन फिर भी वो मानवाधिकार हनन के मुद्दों को नहीं उठाना चाहता है। ये सबसे दुखद है। अगर हम कहीं सक्षम हो गए हैं, हमने जो समस्याएं फेस की हैं अगर समाज में रहते हुए, तो क्या ये हमारी मौलिक जिम्मेदारी नहीं है कि उन समस्याओं को आगे आने वाली जनरेशन को न उठानी पड़े? जो भी हम प्रयास कर सकते हैं, जिस सिस्टम में, जिस डिपार्टमेंट में, जिस इंस्टीट्यूशन में हम जहां भी बैठे हैं, उस चीज को जितना हम मिनिमाइज कर सकते हैं कि नहीं? लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा जा रहा है कि लोग ऐसा नहीं करना चाहते। क्यों? उनके पीछे उनका स्वार्थ लगा हुआ है। और स्वार्थ कैसे लगा हुआ है? क्योंकि उनके मन में अब ये समाज के बेसिस पर एक मानसिकता आ गई है कि अगर हमने इस चीज में उस व्यक्ति को सहयोग किया तो वो हमसे आगे निकल जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वस्थ समाज, और अगर हम मानवाधिकार की बात कर रहे हैं तो मानवाधिकार समता की बात करता है,
अधिकारों की बात करता है। तो ये निश्चित तौर पे ऐसे लोगों को ऐसी सोच से परहेज करना चाहिए, समाज के उस तबके को सहयोग और मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए, तभी सच्चे बात में मानवाधिकारों की बात हम कर पाएंगे। क्या समाज में मानवाधिकार के प्रति जानकारी या जागरूकता की कमी महसूस करते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल जागरूकता की कमी है। देखिए, आज का समाज डिजिटलाइज तो जरूर हो गया है, लेकिन वो डिजिटलाइज केवल अपने स्वार्थ के लिए हुआ है। उसको फेसबुक देखना है, उसको इंस्टाग्राम देखना है, उसको रील देखना है, ठीक है, अच्छी बात, आप अपने इंटरटेन के लिए, मेंट के लिए देखें, लेकिन इस डिजिटलाइजेशन में मानवाधिकार कहीं दूर दूर तक नहीं दिखता। क्या हम इस डिजिटलाइजेशन के युग में, अब तो सबके हाथ में पॉकेट में कंप्यूटर है, जी। क्या जागरूकता की बात प्रसारित नहीं कर सकते? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके प्रोफाइल में कितने ऐसे लोग हैं जो मानवाधिकार से संबंधित पोस्ट डालते होंगे? हमें तो नहीं लगता है, बहुत कम ही होंगे। तो इस डिजिटलाइजेशन के युग में मानवाधिकार की जागरूकता तभी आएगी जब हमें और जो सरकारें हैं उनको बहुत ही बड़े पैमाने पर मानवाधिकार जागरूकता कार्यक्रम चलाने पड़ेंगे, उनसे संबंधित चीजें लोगों तक पहुंचानी होंगी। और इसमें सबसे बड़ा माध्यम जो होता है, हमारे सरकारों में जो भी डिपार्टमेंट है, जैसे समाज कल्याण विभाग है, पुलिस विभाग है, रेवेन्यू का विभाग है, शिक्षा का विभाग है, स्वास्थ्य का विभाग, और जितने भी विभाग हैं, उन विभागों को भी इसमें आकर भूमिका निभानी होगी। तभी और तभी जाकर सच्चे मायने में लोग मानवाधिकार से जागरूक होंगे और अपने हक की बात कर पाएंगे। अच्छा, मानवाधिकार संरक्षण में सहयोगी होने का या सहयोगी न होने का मीडिया का क्या रोल दिखता है? जी, देखिए, हमने जैसा कि हमें मालूम है कि इस पूरे दुनिया की अगर बात की जाए, सूचनाओं का अंबार लगा है और पूरी दुनिया सूचना के धन से ही संचित होती है। कितनी अच्छे से हम सूचना को प्रसारित करते हैं, वही आज के समय की ताकत है। विश्व के आप किसी भी विकसित देश को देख लीजिए, अपने देश को देख लीजिए, सब डेटा का खेल है, सब सूचना का खेल है। और समाज में एक नई दिशा देने की जो कमर कसी है ना, जो हमारा पांचवा स्तंभ, चौथा स्तंभ की अगर हम बात करें, तो वो उसमें मीडिया एक प्रभावी भूमिका निभाता है। उसको एक हम बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको बताएं। सुबह के समय आप जब उठते हैं, अगर हम आपके हाथ में न्यूज़पेपर अगर हो या मीडिया का कोई भी पोर्टल हो, तो जब हमारे सामने से एक न्यूज़ फ्लैश करती है, हम नहीं मानते हैं कि वो न्यूज़ सही है कि गलत, अभी हम उस पर नहीं जाते, लेकिन हमारे आपके कॉन्शियस में ये होता है, दिस न्यूज़ इज 100% करेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? हमने पूरी तरीके से जो संचार की रक्त वाहिनियां हैं, उन पे पूरे आंख कान बंद करके विश्वास करते हैं कि ये बातें सही होंगी। तो इसका मतलब है कि अगर मीडिया चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा, जिम्मेदारी लेने की बात है। मैं एक प्रश्न भी यहां उठाना चाहूंगा कि सभी मीडिया संगठनों से, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, मानवाधिकार के मुद्दों को भी कहते हैं ना वो कहते हैं ना, स्थान देना होगा, प्रमुखता देनी होगी, प्रमुखता से स्थान देना होगा। अगर आप प्रमुखता से स्थान नहीं देंगे तो धीरे धीरे क्या है, मानवाधिकारों को सपोर्ट करने के लिए, मानवाधिकार हनन के मुद्दों को उजागर करने के लिए जो आने वाले दिनों में संगठन है, जो जुझारू लोग हैं, उनका मनोबल प्रभावित होगा। और मनोबल प्रभावित होगा तो जाहिर सी बात है, जो अल्टीमेट गोल है, चाहे हमारे संविधान का ही जो वेलफेयर का, स्टेट का कॉन्सेप्ट है, वो भी नहीं प्राप्त हो सकता। तो मैं तो आपके माध्यम से कहूंगा
कि मीडिया हमारे पूरे देश में क्रांति का काम करती है। अगर मीडिया चाह ले तो निश्चित तौर पर ये मानवाधिकार हनन के मुद्दे भी मिनिमाइज होंगे और लोग भी जागरूक होंगे और समाज में एक समभाव की भी भावना आ पाएगी। आप इतना जोर शोर से मानवाधिकार की बातें उठाते हैं और आप मानवाधिकार संगठन के मुखिया हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना बोलते हैं, क्या आपको अपने जीवन पे खतरा महसूस नहीं होता? अनुपम जी, प्रश्न जो है बहुत ही वाजिब है। लेकिन देखिए, ऐसा है ना, आदमी इस धरती पर एक ही बार जन्म लेता है जी। और जो जन्म लेता है शाश्वत नियम है कि एक दिन उसको जाना है। और लोग जाना। मैं अनुपम जी आपके माध्यम से ये बिल्कुल कहना चाहूंगा, जो भी हमें सुन रहे हो, जो भी व्यक्ति सुन रहे हो, जो भी इंस्टीट्यूशन के लोग सुन रहे हो, जो जिम्मेदार लोग सुन रहे हो, तो एक बात तो जान लीजिए, मुझे भी एक ही बार जाना है। और अगर उस जाने में कारण क्या बनता है, प्रदेश मानवाधिकार संगठन के मुखिया होने के नाते अगर मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हुए अगर अपने जीवन का त्याग कर रहा हूं तो हमें बहुत ही खुशी होगी। इसमें हमें कोई डर की बात नहीं। दूसरी चीज, क्षत्रिय जन्मे जन्म लिया हूं, डर नहीं लगता है। हां, बहुत सारे मुद्दे आते हैं, लोगों की थ्रेट आती है, कभी डायरेक्ट आती है, कभी इनडायरेक्ट आती है, लेकिन मुझे डर बिल्कुल नहीं लगता है। एक ही बार इस धरती से जाना है। अगर वो दिन आ जाएगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए मैं जा रहा हूं तो एक मैं समाज में एक माइलस्टोन स्थापित करके जाऊंगा। और मैं आपके माध्यम से समाज के इस दिशा में, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वालों की दिशा में, मानवाधिकार हनन के मुद्दों पर प्रखर तरीके से बोलने की दिशा में जो भी लोग प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल हताश नहीं होइए। प्रदेश मानवाधिकार संगठन आपके साथ खड़ा है, पुरजोर तरीके से खड़ा रहेगा। हमें कोई डर नहीं लगता है। डरे वो लोग जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं, अपने पदों पर बैठे हुए सिस्टम का मिसयूज कर रहे हैं, सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के खिलाफ जाकर काम कर रहे हैं, समाज में खाई बढ़ा रहे हैं, लोगों के बीच में स्थान गैप इतना बढ़ा दे रहे हैं। तो डरे वो लोग, और बिल्कुल डरना चाहिए प्रदेश मानवाधिकार संगठन से, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। आपने इतनी बात तो बता दी, एक अंतिम प्रश्न आपसे और करना चाहेंगे। आप एक मानवाधिकार संगठन के मुखिया हैं, कार्यकर्ताओं के मुखिया हैं, अपने कार्यकर्ताओं के लिए क्या संदेश करना चाहेंगे? जी, देखिए, कार्यकर्ताओं के लिए मेरा एक संदेश है। वो मेरे ही संगठन के कार्यकर्ता नहीं, हम तो ये कहेंगे कि इस भारतवर्ष में कार्य करने वाले जितने भी मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, सबके लिए ये होना चाहिए। पहले तो मानवाधिकार कार्यकर्ता को सरल और सौम्य होना चाहिए, नम्र व्यवहार का होना चाहिए। क्योंकि देखिए, मानवाधिकार कार्यकर्ता जो है संविधान के नियमों में बंधकर ही काम करता है। जो रूल एस्टैब्लिश्ड हुए हैं, जो लॉज एस्टैब्लिश्ड किए गए हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा, उनके अंदर रहकर ही हम लोग जो है काम करते हैं। और इस काम करने की दिशा में बिल्कुल किसी भी मानवाधिकार कार्यकर्ता को अपनी सीमाओं को नहीं नागना चाहिए। लेकिन इसका ये फिर बिल्कुल मतलब नहीं है कि अगर मानवाधिकार हनन का मुद्दा आ रहा है किसी के खिलाफ, तो वो बिल्कुल ये ना समझे कि हम सीमाओं में हैं तो हम उनको बख्श देंगे। नहीं, हम सीमाओं में रहकर संविधान के नियमों के अनुरूप संविधान की गरिमा को बरकरार रखते हुए इन मानवाधिकार हनन के मुद्दों को उठाएंगे। और मेरा बस यही जो है मानवाधिकार सभी कार्यकर्ताओं से, मानवाधिकार सभी प्रबुद्धजनों से यही जो है अनुरोध है कि अपने काम को पूरी लगन से करिए। समाज आपको एक दिन इसकी पहचान देगा और कहेगा, ये देखिए मानवाधिकार कार्यकर्ता है। लोग तो अपने परिवार के लिए जी रहे हैं, समाज के लिए जीकर दिखाइए, वही आज के समय में जीत है।
वही आज के समय में सिंहासन है, वही आज के समय में वास्तविक रूप में धन है। आपने इतनी बेबाकी से अपनी राय रखी, हमारे टेढ़े मेढ़े प्रश्नों का जवाब दिया और तहे दिल से आपका आभार करता हूँ। आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अनुपम जी, आपको, आपकी पूरी टीम को, और सबसे बड़ी बात है आप जैसे उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार अगर मानवाधिकार की दिशा में ये गहन विचार रखते हैं तो मैं बारंबार ऐसे विचारों को, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे मीडिया जगत के लोगों को और खासकर आपके मूल बिंदु चैनल को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।